हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ दोस्तों की डिमांड थी स्ट्राइक बैक के सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन के लिए, तो लीजिए पेश है स्ट्राइक बैक प्रोजेक्ट डॉन का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है लाहौर पाकिस्तान में, जहां कुछ नकाबपोश हथियारबंद लोग ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के एजेंट जॉन पोर्टर का मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, इस बात से अनजान कि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस उसे छुड़ाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंच गई है, जिसे लीड कर रहा है सार्जेंट स्टोनब्रिज, और सैटेलाइट के जरिए इस ऑपरेशन को लंदन से मॉनिटर कर रही है सेक्शन 20 की कर्नल ग्रांट। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले नकाबपोश जॉन पोर्टर को लेकर फरार हो जाते हैं। उसी घर के एक दूसरे कमरे में एक सैनिक को एक मारे गए आतंकी की जेब से मैप और फोन मिलता है, जो एक लड़का उसे गोली मार ले भागता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। ऑपरेशन के बाद सार्जेंट स्टोनब्रिज और कैप्टन केट को सेक्शन 20 के लंदन हेडक्वार्टर में डीब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां ऑपरेशन के दौरान हुई कैजुअलिटी के कारण ऑपरेशन को रैश बताया जाता है। जॉन पोर्टर ने अपने मैसेज में लतीफ का नाम लिया था, जो उस आतंकी संगठन का सरगना था। मैप दिल्ली का था और उस फोन से दिल्ली में कॉल भी लगाए गए थे। साथ ही प्रोजेक्ट डॉन का नाम भी उभर कर आता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या है कोई इस समय नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि लतीफ ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजन्स को हानि पहुंचाना चाहता है। केट को डिसमिस करने के बाद कैप्टन ग्रांट स्टोनब्रिज को डेमियन स्कॉट की फाइल देती है, अमेरिकी डेल्टा फोर्स का एक्स ऑफिसर, निष्कासित ऑफिसर, जो कोलालमपुर में ओंग की फाइट की तैयारी कर रहा है, जिसे ओंग ने बैटिंग के चलते पहले से ही रिग कर दिया है। डेमियन चाहता है कि दूसरा फाइटर इगोर उसके नाक पर हमला ना करे। स्टोनब्रिज भी फाइट देखने पहुंच जाता है। तय करने के बाद भी इगोर स्कॉट के नाक पे वार कर ही देता है। भीड़ में इकलौते गोरे आदमी पर स्कॉट की नजर पड़ ही जाती है। इगोर के ना मानने पर स्कॉट बैटिंग के विरुद्ध जाकर उसे धाराशायी कर देता है। वहां से स्कॉट सीधा अपने कोठे वाले कमरे की तरफ भागता है, जहां स्टोनब्रिज उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसकी एक्सेंट से स्कॉट पहचान लेता है कि वो ब्रिटिश है। स्टोनब्रिज कंफर्म कर देता है कि वो सेक्शन 20 से है और सीधे पॉइंट पर आते हुए जॉन पोर्टर और लतीफ का नाम लेता है, जिसे जॉन पोर्टर के अलावा सिर्फ स्कॉट ने देखा है। स्कॉट की गर्लफ्रेंड बताती है कि ओंग वहां पहुंचने ही वाला है। स्कॉट स्टोनब्रिज से काम की कीमत जानना चाहता है, पोर्टर को ढूंढने के काम की कीमत। स्टोनब्रिज उस पर तंज कसता है और कहता है कि वो समझ गया कि उसे डेल्टा फोर्स से क्यों निकाला गया था। स्कॉट वहां से निकलने ही वाला होता है जब स्टोनब्रिज उसे वादा करता है कि उसे पैसे मिलेंगे। वो दोनों किसी तरह ओंग की गोलियों से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। लंदन पहुंचते ही स्कॉट को लतीफ की फाइल थमा दी जाती है और वो भी सीधे पॉइंट पर आकर अपनी पेमेंट के बारे में पूछता है। इससे पहले कि कर्नल ग्रांट कुछ समझ सके, जॉन पोर्टर का मैसेज आ जाता है। उससे फिर से एक मैसेज पढ़वाया जाता है और इससे पहले कि सैटेलाइट उस लोकेशन को ट्रैक कर ले, जॉन पोर्टर को गोली मार दी जाती है। पोर्टर की शोक सभा के बाद स्कॉट उसकी फुटेज को खंगालने लगता है और बहुत जल्द उसे डिकोड भी कर लेता है। उसका डिकोड किया हुआ मैसेज दिल्ली के रॉयल लोटस होटल की तरफ इशारा करता है और साथ ही एक बार फिर से प्रोजेक्ट डॉन का नाम भी निकल कर आता है। इन जानकारियों के चलते कर्नल ग्रांट डिक्लेयर करती है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और लतीफ को पहचानने के लिए उन्हें स्कॉट को भी ले जाना होगा। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं नई दिल्ली, जहां एक आदमी कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो आदमी सेक्शन 20 के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वो आदमी है मेजर इश्कानी, ISI का दिल्ली एजेंट। दूसरी तरफ स्टोनब्रिज और स्कॉट द रॉयल लोटस होटल में चेक इन करते हैं। स्टोनब्रिज चेक इन करते ही अपने काम में जुट जाता है और स्कॉट सीधा बार की तरफ निकल लेता है। थोड़ी देर में केट भी वहां पहुंचने वाली होती है। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही स्कॉट की मुलाकात एक वेट्रेस से होती है। उसे ऑर्डर देकर वो बार की तरफ बढ़ जाता है, जहां बैठी एक महिला से वो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, जो उसे घास नहीं डालती। स्टोनब्रिज सर्वर रूम में अपना सर्वेलेंस डिवाइस फिट कर देता है। स्कॉट बार वाली महिला का पीछा नहीं छोड़ता, जो उसे बताती है कि वो शादीशुदा है और उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। स्टोनब्रिज के डिवाइस से केट को होटल के CCTV का एक्सेस मिल जाता है, जो उसे सेक्शन 20 के कंट्रोल रूम को रिले कर देती है। एक्सेस मिलते ही सेक्शन 20 के कंट्रोल रूम में फेशियल स्कैन शुरू कर दिया जाता है। रेस्टोरेंट वाली वेट्रेस स्कॉट के रूम में पहुंच जाती है और होटल की लॉबी में एक स्पोर्ट्स टीम एंट्री लेती है। उन्हें देखते ही स्टोनब्रिज के कान खड़े हो जाते हैं और वो केट को सचेत कर देता है। लॉबी में एक सिक्योरिटी पर्सनल स्पोर्ट्स टीम के बैग चेक करना चाहता है। ये सुनते ही एक खिलाड़ी बंदूक निकाल लेता है और उसे गोली मार देता है। केट अब भी होटल की एंट्रेंस पर ही होती है। बाकी के खिलाड़ी भी अपने बैग से बंदूकें निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। सेक्शन 20 का कंट्रोल रूम ये सब लाइव देख रहा होता है। मौका मिलते ही केट होटल से बाहर भाग जाती है।
बहुत जल्द आतंकी सर्वर रूम में भी पहुंच जाते हैं और सेक्शन 20 का फीड टूट जाता है। अपने रूम में रंगरलियां बना रहे स्कॉट को बाहर गोलियों की आवाज आती है। आतंकी गेस्ट को कमरों से निकालना शुरू कर देते हैं। स्कॉट एक बंदूक पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। पुलिस होटल के बाहर पहुंच जाती है। स्टोनब्रिज केट को अंदर की हालत का हवाला दे देता है। सूरज ढलता है और अंधेरा हो जाता है। स्टोनब्रिज होस्टेजेस में शामिल हो जाता है। एक होस्टेज स्टोनब्रिज से बातचीत करने लगता है। दो आतंकी होटल की एंट्रेंस पर एक्सप्लोजिव लगाना शुरू कर देते हैं। स्कॉट कमरे से निकलकर लॉबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। स्नाइपर्स होटल के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। मीडिया भी पीछे नहीं रहती और थोड़ी ही देर में आर्मी भी वहां पहुंच जाती है। स्टोनब्रिज केट को एंट्रेंस पर लगे एक्सप्लोजिव्स के बारे में बता देता है। स्कॉट की खबर आतंकियों के लीडर और स्टोनब्रिज तक पहुंच जाती है। स्कॉट के मना करने पर भी बार वाली वेट्रेस मदद के लिए भाग जाती है। स्कॉट को उस रूम की कबर्ड में एक सहमी हुई बच्ची मिलती है। कंट्रोल रूम में फेशियल स्कैन की वजह से कुछ आतंकियों की शिनाख्त शुरू हो जाती है, जिसमें इश्कानी भी मदद करता है। केट मेजर जनरल कोहली को कंट्रोल रूम में ले आती है। मेजर जनरल कोहली इश्कानी को देखकर खुश नहीं होता। मेजर जनरल कोहली जानना चाहता है कि उन सबको अरेस्ट क्यों ना किया जाए। कर्नल ग्रांट कहती है कि उसके पास ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो उसके काम आ सकती है, साथ ही उसके दो ऑपरेटिव होटल के अंदर हैं। केट स्टोनब्रिज को बताती है कि अब वो इंडियन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। उससे बात करते हुए टूरिस्ट फिर से देख लेता है। आतंकियों का लीडर ट्रांसलेशन के लिए मदद मांगता है। वो ट्रांसलेटर के जरिए महमूद को पुकारता है। जब कोई आगे नहीं आता तो वो कहता है कि अगर महमूद आगे नहीं आया तो वहां खून खराबा शुरू हो जाएगा। लीडर उल्टी गिनती करना शुरू करता है। जब कोई आगे नहीं बढ़ता तो वो एक होस्टेज को गोली मार देता है। कर्नल ग्रांट स्टोनब्रिज को शांत रहने का ऑर्डर देती है। इससे पहले कि आतंकी दूसरे होस्टेज को मारें, स्टोनब्रिज फायर अलार्म रेज कर देता है, जिसकी वजह से अफरा तफरी बच जाती है। स्टोनब्रिज एक बंदूक लेकर भाग जाता है और उसके पीछे पीछे वो टूरिस्ट भी। स्कॉट उस बच्ची को लेकर आगे बढ़ता रहता है। बार वाली महिला का दरवाजा खुला देखकर वो उसमें दाखिल हो जाता है। बच्ची को एक कबर्ड में छुपा देता है और महिला को पुकारने लगता है। आखिरकार वो महिला तक पहुंच ही जाता है। वो बच्ची को उसके हवाले करता है और उन दोनों को बाथरूम में छुपने के लिए कहता है। आखिरकार स्टोनब्रिज और स्कॉट मिल ही जाते हैं। उनके साथ जो दो होस्टेज होते हैं उनमें से एक बाहर जाने का रास्ता जानता है। स्टोनब्रिज ग्रांट को बता देता है कि आतंकी महमूद को ढूंढ रहे हैं। आतंकियों के जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों से उन्हें लगता है कि शायद लतीफ होटल के अंदर है। तभी अचानक से वहां बहुत से आतंकी पहुंच जाते हैं। लॉबी वाला टूरिस्ट भी बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि उन्हें और खोजने की जरूरत नहीं। इसके बाद वो दूसरे होस्टेज को गोली मार देता है और स्टोनब्रिज का ट्रांसमीटर भी तोड़ देता है। इसके बाद वो स्कॉट से बार वाली औरत के बारे में पूछता है। उसने उन दोनों को लिफ्ट के आसपास देखा था। स्कॉट को उसकी बात माननी पड़ती है। कंट्रोल रूम में लास्ट मैसेज के आधार पर माना जाता है कि वो टूरिस्ट ही लतीफ हो सकता है। मेजर जनरल कोहली होटल पर अटैक करना चाहता है। इश्कानी उसे लॉबी में लगे एक्सप्लोजिव्स की याद दिलाता है। कर्नल ग्रांट उससे कुछ मोहलत मांगती है क्योंकि उसके ऑपरेटिव अंदर हैं। मेजर जनरल कोहली उन्हें सनराइज तक की मोहलत देता है। स्टोनब्रिज स्कॉट से पूछता है कि क्या वो टूरिस्ट लतीफ है। अब स्कॉट सच बोलता है कि उसने लतीफ को बहुत दूर से देखा था और वो उसे सही से पहचानता नहीं है। सेक्शन 20 के लिए महमूद की गुत्थी अब भी नहीं सुलझती। अब इश्कानी फूटता है। वो बताता है महमूद एक कोड नेम है उस गद्दार साइंटिस्ट का जो उनके देश के सीक्रेट्स बाहर भेज रहा था। उस शाम होटल में वो सरेंडर करने वाला था क्योंकि अब उसकी अपनी जान पर खतरा था। उसके पास इराकी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की खबर थी जो अब लतीफ को चाहिए, इसलिए वो महमूद को ढूंढ रहा है। लॉबी में लीडर बेचैन होने लगता है। अब वो एक और होस्टेज को उठा लेते हैं, लेकिन उसके मजहब के बारे में जानकर उसे छोड़ देते हैं। उसके बदले वो एक लड़के को गोली मार देता है। स्कॉट लतीफ को एक खाली कमरे में ले जाता है और कहता है कि शायद वो औरत वहां से भाग गई। लतीफ स्टोनब्रिज पर बंदूक तानकर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। अचानक से कमरे के अंधेरे कोने में आहट होती है। स्कॉट और स्टोनब्रिज को मौका मिल जाता है। गोलीबारी में स्कॉट की जांघ पर गोली लग जाती है। स्कॉट उस बच्ची और महिला को बचाने में कामयाब हो जाता है। आतंकी जैसे ही उस कमरे में दाखिल करते हैं, स्नाइपर उन्हें गोली मार देता है। जमीन पे गिरे लतीफ को एक पासपोर्ट नजर आता है। टीवी रिपोर्ट में ग्रांट को स्टोनब्रिज और स्कॉट नजर आ जाते हैं। स्टोनब्रिज स्कॉट की जांघ से गोली निकालने की कोशिश करता है और उससे इराक के बारे में पूछता है। अब स्कॉट उसे अपने निष्कासित होने की वजह बताता है। उन्हें इराक में कुछ केमिकल वेपन्स मिले थे जिसकी खबर को दबा दिया गया था। ज्यादा पूछताछ करने की वजह से उसे रास्ते से निकाल दिया गया था। स्टोनब्रिज गोली निकालने में कामयाब हो जाता है। अब वो दोनों उस महिला से जानना चाहते हैं कि आखिर लतीफ उसके पीछे क्यों है। वो कहती है वो नहीं जानती, उसका नाम ईमान जुबैद है। स्टोनब्रिज उसका पासपोर्ट देखना चाहता है जो वो कहती है उसके रूम में है। स्कॉट उसकी गर्दन दबोचकर पूछता है कि महमूद कौन है। अब महिला बताती है महमूद उसका हस्बैंड है। स्टोनब्रिज जानना चाहता है वो कहाँ है। महिला कहती है कि अगर वो उसे जिंदा बचा पाए तो वो उन्हें महमूद के पास ले
जाएगी। बाहर मेजर जनरल कोहली पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने पर स्कॉट को रेस्टोरेंट वाली वेटर्स मिलती है जो उसके लिए मोबाइल फोन लेने भागी थी। स्टोनब्रिज सीधे ग्रांट को फोन लगाता है। वो भी महमूद के बारे में पूछती है। स्टोनब्रिज कहता है कि उनके पास एक महिला है जो कहती है वो महमूद की बीवी है। इश्कानी ईमान जुबैदा को जानता है। उसने पाकिस्तान के वेपन प्रोग्राम पर काम किया था। इश्कानी के मुताबिक वही महमूद है। इस बातचीत के दौरान ईमान जुबैदा वहां से गायब हो जाती है। स्टोनब्रिज स्कॉट को भी इसके बारे में बता देता है। अब वो दोनों मिलकर ईमान जुबैदा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिरकार स्कॉट उस तक पहुंच ही जाता है। उसने स्कॉट की बातें सुनी थी। वो बताती है WMDs इराक में प्लान किए जाने वाले थे। लास्ट मोमेंट में ये प्लान बदल दिया गया और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये WMDs प्लान करनी थी वो उन्हें ले भागा। ईमान जुबैदा जानती है वो वेपन्स कहाँ हैं, इसलिए लतीफ उसे खोज रहा है। बाहर मेजर जनरल कोहली अपनी तैयारी शुरू कर देता है। बच्ची के पास वापस जाने पर लतीफ स्कॉट और जुबैदा को घेर लेता है। उसके पास जुबैदा का पासपोर्ट होता है और उसे पता होता है कि ईमान जुबैदा ही महमूद है। अब उन तीनों को भी लॉबी में ले जाया जाता है जहां पहुंचकर लतीफ लीडर को खुशखबरी सुनाता है। साथ ही वो दोनों ये भी जानते हैं कि इंडियन आर्मी कभी भी हमला कर सकती है। लतीफ महमूद को लेकर वहां से निकल जाता है। उसी वक्त होटल के बैक गेट पर सैनिकों पर हमला हो जाता है। ये था लतीफ का एस्केप रूट। लीडर होटल को मिसाइल से उड़ाने की तैयारी शुरू कर देता है। लतीफ के पहुंचने से पहले स्टोनब्रिज बेसमेंट में छुप जाता है। लॉबी में हो रहे इंतजाम को देखकर सभी होस्टेजेस की जान सूख जाती है। सभी की नजर अब सनराइज के टाइम पर टिक जाती है। मेजर जनरल कोहली प्रेस को पीछे हटाने का ऑर्डर देता है। बाहर हमले की तैयारी पूरी हो जाती है। कर्नल ग्रांट समझ जाती है उनका समय खत्म होने वाला है। असॉल्ट टीम होटल की एंट्रेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लतीफ जानता है कि असॉल्ट टीम के एंटर करते ही क्या होगा। वो उस धमाके के दौरान वहां से भागना चाहता है। स्कॉट एक आतंकी से कहता है कि बच्ची को वॉशरूम जाना है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। पहले वाला होस्टेज फिर से खड़ा हो जाता है। वो ट्रांसलेटर के जरिए कहता है उनका दीन बेगुनाहों को मारना नहीं सिखाता। उसकी बातें सुनकर स्कॉट के पास खड़ा आतंकी बेचैन हो जाता है, लेकिन लीडर पर कोई असर नहीं पड़ता। लतीफ के पास पहुंचते ही स्कॉट का फोन वाइब्रेट करने लगता है। गोली की आवाज सुनते ही लतीफ महमूद को लेकर भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर तक ही आखिरकार स्टोनब्रिज उसे मार गिराता है। आखिरकार वो महमूद को लतीफ से छुड़ा ही लेता है। असॉल्ट टीम होटल के एंट्रेंस डोर पर एक्सप्लोसिव्स लगा देती है। स्कॉट के दोबारा पूछने पर आतंकी लीडर को बच्ची के बारे में बता देता है। परमिशन मिलने पर स्कॉट बच्ची को लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो बच्ची को एक सुरक्षित कोने में बिठा देता है और खुद दरवाजे पर लात मार सीधा लीडर की तरफ दौड़ता है। लॉबी में गोलीबारी शुरू हो जाती है जो बाहर आर्मी भी सुन लेती है। स्कॉट ट्रिगर का पावर डिस्कनेक्ट कर देता है। असॉल्ट टीम होटल के दरवाजे को उड़ा देती है। ईमान वाला आतंकी लीडर को गोली मार देता है। जमीन पर गिरा हुआ लीडर मिसाइल का तार काट देता है। ट्रिगर के जमीन पे लगने से पहले स्टोनब्रिज उसे कैच कर लेता है। असॉल्ट टीम लॉबी पर कब्जा कर होस्टेजेस को निकालना शुरू कर देती है। सेक्शन 20 भी मौके पर पहुंच जाती है। कर्नल ग्रांट ईमान को इश्कानी के हवाले कर देती है क्योंकि वो वहां सरेंडर करने ही आई थी। इसके बाद कर्नल ग्रांट लतीफ के बारे में पूछती है जिसकी लाश बेसमेंट में पड़ी होती है। इश्कानी ग्रांट को बताता है कि वो जुबैदा को इंडियन अथॉरिटीज के पास ले जा रहा है क्वेश्चनिंग के लिए। स्कॉट सेक्शन 20 के साथ काम करने के लिए अपना CV और कंडीशंस पेश करता है, जिसे सिरे से खारिज करते हुए कर्नल ग्रांट उसे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट देती है। लॉबी में पड़ी लतीफ की लाश का स्कैन करने पर सेक्शन 20 को पता चलता है कि वो लतीफ नहीं है, वो एक दूसरा यमनी टेररिस्ट है। अगर वो लतीफ नहीं है तो आखिर लतीफ है कौन? रास्ते में ईमान को भी शक होने लगता है कि वो सही जगह नहीं जा रहे। सेक्शन 20 की एक टीम मुंबई के एक होटल रूम की तरफ बढ़ती है जहां उन्हें असली मेजर इश्कानी की लाश मिलती है। यानी कि लतीफ को सेक्शन 20 ने महमूद को प्लेट पर रखकर पेश कर दिया था। अपनी जानकारी लेकर लतीफ महमूद की लाश को पीछे छोड़ गया था। लतीफ उन सबको धोखा दे गया था और ऐसा ही एक धोखा स्टोनब्रिज अपनी बीवी को भी दे रहा था केट के साथ। अब हमें पता चलता है कि जॉन पोर्टर स्कॉट को सेक्शन 20 में पहुंचाना चाहता था क्योंकि उसे शक हो गया था कि सेक्शन 20 में कोई गद्दार है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं केप टाउन, साउथ अफ्रीका। सेक्शन 20 की ग्राउंड टीम और कंट्रोल रूम के साथ टारगेट 1 का फेशियल स्कैन मैच कर जाता है। ग्राउंड टीम उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ भी एक आदमी स्कॉट को ट्रांसमीटर पर बात करते हुए देख लेता है। टारगेट 1 को लतीफ के साथ देखा गया था। टारगेट 1 अंदर बैठे हुए आदमी को मैप जैसी कोई चीज देता है। स्कॉट के पास खड़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी के साथ वो स्कॉट पर हमला कर देता है। अंदर बैठे लोग सचेत हो जाते हैं। ग्राउंड टीम टारगेट 1 का पीछा करने लगती है। कर्नल ग्रांट टारगेट 1 को जिंदा पकड़ना चाहती है।
मीटिंग वाला आदमी जरा भी तिल मिलाता नहीं। स्टोनब्रिज टारगेट 2 को मार गिराता है। मीटिंग वाली जगह पर उसे ब्रीफकेस खाली मिलता है। केट टारगेट 1 का पीछा नहीं छोड़ती। टारगेट 1 केट पर गोली चलाने ही वाला होता है जब स्टोनब्रिज उसे मार गिराता है। स्कॉट एक टारगेट को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम एक आर्मर्ड ट्रक को एक खुफिया लोकेशन से निकलते हुए देखते हैं। एक टोपी वाला आदमी गरीब बस्ती में एक छोटे से बच्चे को अपने साथ ले जाता है। टारगेट 1 को गोली मारने की वजह से केट स्टोनब्रिज से नाराज रहती है। जिंदा पकड़ के टारगेट की इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। जब वो आदमी टूटता नहीं, मेजर सिंक्लेयर उसके परिवार के सदस्यों की गिनती कराने लगता है। अब वो आदमी टूट जाता है। वो सिर्फ आर्मर्ड ट्रक के बारे में ही जानता है। शहर के बाद एक वीराने में वो आदमी उस बच्चे के साथ आर्मर्ड ट्रक के सामने खड़ा हुआ दिखता है। ट्रक में बैठा गार्ड ड्राइवर को बताता है कि वो लड़का उसका बेटा है। एक वैन ट्रक के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से कुछ और हथियारबंद लोग उतरते हैं। वो लोग ट्रक पर लगे कैमरों पर स्प्रे मार देते हैं। आदमी गार्ड को बाहर बुलाता है। ड्राइवर गार्ड को रोकता है और उनकी कंपनी रेडियो पर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ड्राइवर रेडियो की तरफ बढ़ता है तो गार्ड उसे गोली मार देता है। गार्ड ट्रक से बाहर आ जाता है। आदमी उस बच्चे को जंगल की तरफ देखते रहने को कहता है। इसके बाद वो गार्ड को गोली मार देता है। ट्रक के दरवाजे को चार्जेस के साथ खोल दिया जाता है। अंदर एक गार्ड और होता है। एक आदमी के हाथ में चेन से ब्रीफकेस बंधा होता है। वो अंदर दाखिल होता है और ट्रक में रखे एक डिवाइस से डेटा क्लोनिंग करता है। काम पूरा हो जाने पर उसे भी उड़ा दिया जाता है और जाते जाते उसके हाथ को भी काट दिया जाता है। लाश की हालत की वजह से उस आदमी की शिनाख्त भी नहीं हो पाती। ट्रक के सीसीटीवी फुटेज से आईआरए के डेनियल कॉनोली को पहचान लिया जाता है। वैन से पैसे गायब नहीं हुए थे, तो आखिरकार वो लोग चुराकर क्या लेकर गए थे। और तफ्तीश करने पर सेक्शन 20 को पता चल जाता है कि उन्होंने डेटा चुराया था और हो ना हो ये टैक्स सिस्टम का एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जिसका मालिक है केनेथ ब्रैटन। ब्रैटन का नाम सुन के स्कॉट के कान खड़े हो जाते हैं। जिसके घर पहुंचने से पहले डेनियल कॉनोली वहां पहुंचा होता है। उसे उसकी फैमिली का वीडियो दिखाया जाता है। साथ ही उसके हाथ की कलाई के बारकोड को भी कॉपी कर लिया जाता है। स्टोरेज डिवाइस से डेटा निकालने के लिए एक अमेरिकन हैकर को बुलाया जाता है। इंटरपोल से सेक्शन 20 को ये खबर मिल जाती है। स्कॉट के चाहते हुए भी उसे ब्रैटन से दूर रखा जाता है। केट ब्रैटन से मिलने जाती है। वहां वो उसके सिक्योरिटी कंसल्टेंट से भी मिलती है। वो बताती है कि वो ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन करने आई है और ब्रैटन को कॉनोली की तस्वीर दिखाती है। ब्रैटन उसे पहचानने से इनकार कर देता है। केट के जाते ही सिक्योरिटी कंसल्टेंट उस पर शक जताता है। ट्रैफिक में हैकर को स्टोनब्रिज और स्कॉट पर शक हो जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। इससे पहले कि हैकर स्कॉट पर गोली चलाए, एक बार फिर से स्टोनब्रिज उसे गोली मार देता है। हैकर का फोन बजता है जिसे स्कॉट उठा लेता है। कॉनोली का एसोसिएट जानना चाहता है कि वो अब तक होटल पहुंचा क्यों नहीं। स्टोनब्रिज कर्नल ग्रांट को बताता है कि स्कॉट हैकर की जगह ले रहा है। उसके पास ताश का वो आधा कार्ड है जिसे उसे होटल में दिखाना होगा। कर्नल ग्रांट स्कॉट से कुछ सीक्रेट में बात करना चाहती है। ब्रैटल कॉनोली को केट के बारे में बता देता है। साथ ही वो कर्नल ग्रांट का भी नाम लेता है। दूर ब्रैटन का सिक्योरिटी कंसल्टेंट उन पर नजरें गड़ाए बैठा होता है। मीटिंग वाली जगह पर पहुंचकर स्कॉट अंदर जाता है और स्टोनब्रिज बाहर इंतजार करता है। बार पे एक लड़की उसकी एक्सेंट से उसे पहचान लेती है। उसके पास भी ताश का आधा पत्ता होता है। स्कॉट को हनी ट्रैप करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। जब निर्धारित समय पर स्कॉट वापस नहीं आता तो स्टोनब्रिज बार के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है कि स्कॉट का किडनैप हो गया है, जिसकी खबर वो सेक्शन 20 को दे देता है। लेकिन पीछा करने पर स्टोनब्रिज वैन को खो देता है। होश आने पर स्कॉट अपने आप को एक कुर्सी पर बॉम्ब के साथ बंधा हुआ पाता है। कॉनोली सेक्शन 20 और कर्नल ग्रांट के बारे में पूछता है। स्कॉट उनको जानने से साफ इनकार कर देता है। कॉनोली की बात से पता चलता है कि वो कर्नल ग्रांट को पहले से जानता है। वो स्कॉट के छाती पर लगे टाइम बम को ऑन कर देता है। कॉनोली और उसके साथी स्कॉट को मरने के लिए छोड़ जाते हैं। स्कॉट का फोन स्टोनब्रिज के पास होता है, इसलिए उसे ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। वैन का पीछा करते करते स्टोनब्रिज एक वेयरहाउस के बाहर पहुंच जाता है। सिग्नल के ना होते हुए स्कॉट हैकर के फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्टोनब्रिज वैन तक पहुंच जाता है। स्कॉट के बॉम्ब पर कुछ ही सेकंड्स रह जाते हैं। इससे पहले कि स्टोनब्रिज वेयरहाउस के गेट तक पहुंचे, उसमें धमाका हो जाता है। कर्नल ग्रांट स्टोनब्रिज को अंदर जाने से रोकती है। विस्फोट के बाद कॉनोली और उसके साथी लौटते हैं। स्कॉट अंदर जिंदा होता है। वो उसकी जेब से हैकर का फोन निकाल लेते हैं। स्कॉट की आवाज सुन स्टोनब्रिज सेक्शन 20 को बताता है कि वो जिंदा है। ग्रांट कॉनोली को बहुत अच्छी तरह से जानती थी।
उसने ही स्कॉट को फोन कॉल करने से मना किया था, कॉनोली को गुमराह करने के लिए कि वो सेक्शन 20 को नहीं जानता। स्कॉट कॉनोली के टेस्ट में पास हो गया था। वो उसे हैकर मान लेता है और ड्राइव के अंदर के डेटा को डिकोड करने को कहता है। ब्रैटन अपने घर पर अपने इराकी सीक्रेट्स डिस्ट्रॉय करने लगता है। ड्राइव लेके स्कॉट स्टोनब्रिज तक पहुंच ही जाता है। सेक्शन 20 में डिवाइस की डिकोडिंग शुरू हो जाती है। उसमें से कई साइट मैप्स निकलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें यह भी पता लगता है कि महमूद एटैट के लिए काम करती थी। डिवाइस लेने के दौरान स्कॉट ने कॉनोली के हैकर के कोड्स देखे थे, जिसके हर नंबर और कैरेक्टर को अब याद करना उसके लिए मुश्किल था। फाइनली उन्हें एक्सेस मिल ही जाता है। डिवाइस में वॉर्म प्लांट करके वो स्कॉट को लौटा दी जाती है और तभी केट को ब्रैटन का फोन आता है जो उससे मिलना चाहता है। ब्रैटन केट से पब्लिक प्लेस में मिलना चाहता है। ब्रैटन उन पे नजर रखने के लिए बाहर इंतजार करता है। केट के साथ जाने से पहले ब्रैटन कंफर्मेशन चाहता है कि उसकी फैमिली सेफ है। ब्रैटन इराक के बारे में बड़बड़ाने लगता है। तभी उस स्ट्रीट में एक धमाका होता है। स्टोनब्रिज के पहुंचने से पहले कॉनोली उन दोनों को अपने साथ ले भागता है। स्कॉट से मिलते ही कॉनोली उसका फोन तोड़ देता है। स्कॉट की ट्रैकिंग बंद हो जाती है, लेकिन स्टोनब्रिज ने केट के ऊपर भी ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, जिसे जानकर कर्नल ग्रांट खुश नहीं होती। ब्रैटन का सिक्योरिटी कंसल्टेंट कॉनोली के साथ मिल जाता है। उसने ही केट और ब्रैटन की मीटिंग के बारे में कॉनोली को बताया था। केट के डिवाइस की ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। कॉनोली सिक्योरिटी कंसल्टेंट को गोली मार देता है। केट के डिवाइस को ट्रैक करता हुआ स्टोनब्रिज उनके करीब पहुंचने लगता है। कॉनोली उन सबको लेकर एक फर्टिलाइजर कंपनी के पास पहुंच जाता है। उस कंपनी के नीचे की एक टनल में वो केमिकल रखा होता है जो कॉनोली को चाहिए। कॉनोली टनल का दरवाजा उड़ा देता है। वो सब नीचे टनल में उतर जाते हैं। अब बारी आती है स्कॉट द हैकर की, जिसे सिर्फ लॉगिन कोड ही याद होता है, जिसके आगे से मेजर सिंक्लेयर टेक ओवर कर लेता है। स्कॉट अपनी एक्टिंग जारी रखता है। सिंक्लेयर का वॉर्म ठीक से लोड नहीं होता। कॉनोली उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है। एन मौके पर वॉर्म काम कर जाता है और दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद नंबर आता है ब्रैटन के बायोमेट्रिक्स का। स्टोनब्रिज भी लोकेशन पर पहुंच जाता है। आखिरकार कॉनोली उस केमिकल तक पहुंच ही जाता है। केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। काम होते ही गद्दार कॉनोली ब्रैटन को गोली मार देता है। सिक्योरिटी सिस्टम सेक्शन 20 के वॉर्म को डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बजने लगता है। स्टोनब्रिज एक बार फिर से स्कॉट की जान बचाता है। कॉनोली ग्रेनेड फेंकते हुए वहां से निकलने लगता है। स्टोनब्रिज उसके पैर में गोली मारने में कामयाब हो जाता है। स्कॉट और स्टोनब्रिज कॉनोली को घेर लेते हैं। कॉनोली उनको वैन में झांकने के लिए कहता है। अंदर केट की छाती पर बॉम्ब बंधा होता है। कॉनोली कहता है कि वो टाइम बॉम्ब को रोक देगा अगर उसे छोड़ दिया जाए। वो केमिकल वेपन भी पीछे छोड़ जाएगा, लेकिन वहां से जिंदा निकलने के बाद ही टाइमर को बंद करेगा। स्कॉट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन स्टोनब्रिज के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। स्टोनब्रिज उसे जाने देता है। अपनी फितरत के अनुसार कॉनोली उन्हें फिर से एक बार धोखा दे जाता है। केट स्टोनब्रिज को अपने प्यार का वास्ता देते हुए वहां से निकलने को कहती है और इसी के साथ केट की धज्जियां उड़ जाती हैं। लतीफ को कोसोवो से माफी का कॉल आता है। वो कॉलोनी से खुश नहीं लगता। कॉनोली साउथ अफ्रीका से निकल के मोजाम्बिक पहुंच जाता है और उसके पीछे स्कॉट और स्टोनब्रिज भी। कॉनोली कहता है कि अच्छा है लतीफ से पहले उन्होंने उसे ढूंढ लिया। कर्नल ग्रांट उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो उसको गोली मार देती है। यहाँ से कहानी बढ़ती है दरफूर पश्चिमी सूडान की तरफ, जहाँ खून के धब्बों के साथ एक लड़का एक क्लिनिक की तरफ दौड़ रहा होता है। जब तक वो बच्चा क्लिनिक पहुँचता है तब तक वहाँ के डॉक्टरों का सिक्योरिटी कंपाउंड जाने का टाइम हो जाता है। बच्चा डॉक्टर क्लेयर से मदद मांगता है। उसकी मां को जख्मी हालत में क्लिनिक में लाया जाता है। डॉक्टर क्लेयर का साथी उसे चेतावनी देता है। क्लेयर ताहिर से कहती है कि वो बच्चे को समझाए कि अपनी जान बचाने के लिए वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। समय होते ही स्टाफ का काफिला निकल जाता है। अपनी मां की जान बचाने के लिए बच्चा क्लेयर को अपना तलिस्मान भेंट करता है। तभी एक औरत कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि वो आ रहे हैं। खिड़की से झांकने पर क्लेयर को मशाल लिए हुए घुड़सवार नजर आते हैं। ताहिर क्लेयर को समझाता है कि अगर वो जिंदा रहे तभी वो और लोगों की मदद कर पाएंगे। घुड़सवार लड़के की मां को गोली मार देते हैं और क्लिनिक में आग लगा देते हैं। मौका मिलते ही वो तीनों क्लिनिक से बाहर भागते हैं, लेकिन एक घुड़सवार उनके पीछे पड़ जाता है। ताहिर के पैर में गोली लग जाती है। क्लेयर उसकी मदद के लिए लपकती है। तभी कुछ और हथियारबंद लोग जीप से वहां पहुंच जाते हैं और उनका लीडर सीधे क्लेयर की तरफ बढ़ता है। स्टोनब्रिज आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन केट को भूल नहीं पाता। कंट्रोल रूम में दाखिल होते ही कर्नल ग्रांट डिक्लेयर करती है उनका नया टारगेट एक्स रॉयल मरीन और अब ग्लोबल आर्म्स डीलर जेराल्ड क्रॉफर्ड। जेराल्ड ने ही न्यू दिल्ली के होटल
और कॉनोली को हथियार सप्लाई किए थे। वो लतीफ का चीफ सप्लायर है। 2 दिन पहले मोम्बासा केनिया में क्रॉफर्ड का एक नया शिपमेंट उतरा था जो उसे दारफूर पहुंचाना है। कंसाइनमेंट स्पेशल है, इसलिए वो कंसाइनमेंट के साथ जाएगा। सेक्शन 20 उसके कंसाइनमेंट के पेपर साइन करने तक का इंतजार करती है। क्रॉफर्ड को शायद भनक लग जाती है। वो एक अजीब से फॉर्म का नाम लेता है और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। क्रॉफर्ड और उसका सिक्योरिटी एजेंट कंटेनर्स के बीच में गायब हो जाते हैं। क्रॉफर्ड स्टोनब्रिज को पकड़ उसकी आईडी उगलवा लेता है। अगला नंबर लगता है स्कॉट का, जिसे सिक्योरिटी एजेंट हैंड्रिक्स मार गिराता है। हैंड्रिक्स के पहुंचने से पहले स्टोनब्रिज क्रॉफर्ड को दबोच लेता है। स्टोनब्रिज उसे गोली मारने ही वाला होता है जब स्कॉट उसे रोक देता है। सेक्शन 20 उससे लतीफ की जानकारी चाहता है, जिसके बदले वो उसे कम से कम सजा दिलवाने का वादा करते हैं। क्रॉफर्ड बताता है कि जो कंसाइनमेंट वो लेके जा रहा है वो एक ब्रिटिश डॉक्टर की फिरौती है, उसे जिंदा छोड़ने की कीमत। जब उस पर कोई विश्वास नहीं करता तो वो बताता है कि वो डॉक्टर उसकी बेटी है। अगर सेक्शन 20 उसे उसकी बेटी वापस ला कर देते हैं तो वो उन्हें लतीफ देगा। वो सेक्शन 20 को एक वीडियो देता है जिसमें क्लेयर की पिटाई हो रही होती है। इसी के साथ हम किडनैपर्स के कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां बच्चों को क्रूरता की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। क्लेयर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। सिपाही उसके कपड़े फाड़ने लगता है जब लीडर उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो उसे हर बार शायद बचा ना पाए। इसके बाद वो क्लेयर से उसका तलिस्मान मांगता है और साथ ही उसके पिता के कंसाइनमेंट के बारे में भी बताता है। कंसाइनमेंट आने तक उसे उसके आदमियों का इलाज करना होगा। क्लेयर का साथी बीच में बोलता है तो लीडर उसे गोली मार देता है। क्रॉफर्ड स्कॉट और स्टोनब्रिज को लेकर खार्तूम सूडान पहुंच जाता है, जहां वो एक गवर्नमेंट के मिनिस्टर के जरिए अपहरणकर्ताओं से नेगोशिएशन करेंगे। सेक्शन 20 के एजेंट्स उसके एम्प्लॉय बनकर जाएंगे। होटल में स्कॉट को उसकी जानकार जर्नलिस्ट मैगी मिलती है। क्रॉफर्ड सिंक्लेयर और स्टोनब्रिज को लेकर मटाक को मिलने चला जाता है। मिलते ही वो क्लेयर के साथी डॉक्टर की मौत की खबर सुनाता है। मैगी स्कॉट को कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि उसके साथी हर जगह हैं। वो नहीं जानती कि स्कॉट अब सेक्शन 20 के लिए काम करता है। स्कॉट उसका एसडी कार्ड निकाल लेता है और फोटोग्राफ्स को सेक्शन 20 में भेज देता है, जहां पहुंचते ही उनका फेशियल स्कैन शुरू हो जाता है। मटाक के पूछने पर क्रॉफर्ड बताता है कि कंसाइनमेंट तो नहीं पहुंचा है, लेकिन वो उसको एक भारी रिश्वत देता है। मटाक कहता है लीडर को सिर्फ हथियार चाहिए। क्रॉफर्ड कहता है उसे हथियार मिल जाएंगे जब वो उसकी बेटी को छोड़ देगा। वो लीडर के लिए भी एक ब्रीफकेस लाया है। होटल में स्टोनब्रिज बिगड़ जाता है। वो लीडर को किसी भी तरह का हथियार नहीं देना चाहते। क्रॉफर्ड कहता है उसने ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए किया है। अब सेक्शन 20 के हाथ में है कि वो उसे मारना चाहते हैं या बचाना। स्टोनब्रिज में हाल ही में इसी तरह से केट को खोया था। वो भावुक हो जाता है। फेशियल स्कैन में उन्हें साउथ अफ्रीकन आंद्रे बर्टर मिल जाता है, जो क्रॉफर्ड की सिक्योरिटी के लिए भी काम कर चुका है, और उसके साथ बैठा होता है हैंड्रिक। हैंड्रिक स्कॉट को देख लेता है, जो उसके पीछे पड़ जाता है। स्कॉट हैंड्रिक की कार को ठोक देता है और उसकी डिक्की से हथियार निकाल लेता है। सेक्शन 20 एक और आदमी को पहचान लेता है, चेचनियन ग्रिगोर। आंद्रे ग्रिगोर और उनका तीसरा साथी कैस्पर 2 दिन पहले ही देश में दाखिल हुए थे। कैस्पर क्रॉफर्ड के होटल रूम तक पहुंच जाता है। स्टोनब्रिज बड़ी चालाकी से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। अब क्रॉफर्ड बताता है कि जब उसे पता चला कि क्लेयर सूडान में काम कर रही है तो उसने मटाक को रिश्वत देकर उसका वीजा रोकने की कोशिश की। मटाक ने उल्टे उसका अपहरण ही करवा दिया। मटाक लीडर को मिलने जाता है, जो उसकी बात सुनकर ज्यादा खुश नहीं होता। सिंक्लेयर ग्रैंट को क्रॉफर्ड पर शक जताता है। मटाक उन सबको लीडर को मिलाने ले जाता है। स्कॉट उनसे अलग मैगी के साथ उनके पीछे आता है। उसी वक्त सेक्शन 20 स्टोनब्रिज को बताता है कि क्रॉफर्ड के 3 और आदमी देश में आए हैं। बेटी की जगह पर स्नाइपर्स पहले से ही तैयार होते हैं। वो क्रॉफर्ड के ही आदमी होते हैं और रेडियो पर बताते हैं कि क्लेयर के मिलते ही वो सेक्शन 20 के एजेंट्स को गोली मार देंगे। गाड़ी से बाहर निकलकर स्टोनब्रिज उन तीनों स्नाइपर्स को सूंघ लेता है। वो सिंक्लेयर को कहता है कि मौका मिलने पर उसे क्लेयर को ढाल बना लेना चाहिए। चिंता का विषय है कि उन्हें स्कॉट कहीं नजर नहीं आता। लीडर क्लेयर को लेकर वहां पहुंच जाता है। लीडर जानना चाहता है कि उसके हथियार कहाँ हैं। आखिरकार स्कॉट भी वहां पहुंच जाता है। लीडर अड़ जाता है हथियारों के लिए। वो क्लेयर का कान काट देता है। जैसे ही वो क्लेयर पर दोबारा हाथ डालता है, गोलीबारी शुरू हो जाती है। स्कॉट स्टोनब्रिज पर वार कर रहे स्नाइपर को मार गिराता है। क्लेयर किसी तरह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। एक स्नाइपर स्कॉट को गोली मार देता है। लीडर क्लेयर को उठा ले भागता है।
मैगी का ड्राइवर तीसरे स्नाइपर को उड़ा देता है। स्कॉट बेहोश हो जाता है। स्कॉट को हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर स्टोनब्रिज क्रॉफर्ड और याकूब के साथ क्लेयर को लाने निकल पड़ता है। लीडर रेगिस्तान में एक जगह पर रुकता है जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। वो क्लेयर से पूछता है कि क्या वो वहां मरना चाहेगी या उसके साथ जाना। दूसरी तरफ स्टोनब्रिज भी युद्ध की पूरी तैयारी कर लेता है और 3 आसान स्टेप्स में याकूब की ट्रेनिंग भी हो जाती है। हॉस्पिटल में स्कॉट के ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। आर्मी सिंक्लेयर और स्कॉट को अरेस्ट करने पहुंच जाती है। स्कॉट अपने कमरे से गायब हो जाता है। एक महिला डॉक्टर उसकी सर्जरी करती है और मटाक को वादा करती है कि जब वो होश में आएगा वो उसे उसके हवाले कर देगी। उस डॉक्टर के जरिए स्कॉट को ये भी पता लगता है कि हेनरिक भी उसी अस्पताल में है। रेगिस्तान में स्टोनब्रिज को वही घुड़सवार मिलते हैं। स्टोनब्रिज उनमें से एक को दबोच लेता है। याकूब की मदद से वो उससे कैंप का पता पूछता है। क्रॉफर्ड स्टोनब्रिज पर तंज कसता है कि वो सिर्फ लतीफ को नहीं ढूंढ रहा, इसमें कुछ और भी है। ये सुनकर स्टोनब्रिज आग बबूला हो जाता है। वो क्रॉफर्ड से लतीफ के बारे में वो सब कुछ जानना चाहता है जो क्रॉफर्ड जानता है। अब क्रॉफर्ड उसे बताता है कि लतीफ का एक जासूस ब्रिटिश इंटेलिजेंस में भी है, जिसका नाम वो क्लेयर के मिलने पर ही बताएगा। कर्नल ग्रांट भी खार्तूम पहुंच जाती है। वो सीधा मैगी के पास पहुंचती है और उससे उसके सारे फोटोग्राफ्स मांगती है। याकूब की मदद से स्टोनब्रिज और क्रॉफर्ड कैंप तक पहुंच ही जाते हैं। मटाक सेक्शन 20 के बारे में सब कुछ जान जाता है। मटाक कर्नल ग्रांट को बताता है कि स्कॉट की सर्जरी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई अनहोनी हो सकती है और क्लेयर को बचाने के लिए वो अपने सैनिक भेज रहा है। हो सकता है रेगिस्तान से कोई भी जिंदा ना आए। ये सुनकर कर्नल ग्रांट उसे उसकी तस्वीरें भेंट करती है, जिन्हें देखकर मटाक के पसीने छूट जाते हैं। अंधेरा होते ही स्टोनब्रिज कैंप में दाखिल हो जाता है। क्रॉफर्ड उसे बैकअप देता है। लीडर हट में क्लेयर के साथ अकेला होता है। स्टोनब्रिज अस्तबल में घोड़ों को छोड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। सैनिक क्लेयर की नर्स को बाहर खींच लाते हैं, जिसे वो बचाना चाहती है। बाहर सैनिक नर्स के साथ बदसलूकी करने लगते हैं और अंदर लीडर क्लेयर के साथ। नर्स एक सैनिक का ग्रेनेड छीन लेती है और उसका पिन निकाल देती है, जिसके चलते कैंप में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। स्टोनब्रिज अकेले मोर्चा संभाल रहा होता है जब याकूब उसकी मदद करने दौड़ पड़ता है। अब क्रॉफर्ड भी अपने आप को रोक नहीं पाता। लीडर एक बार फिर से क्लेयर को ढाल बना लेता है। वो क्लेयर की गर्दन काटने ही वाला होता है जब क्लिनिक वाला लड़का पीछे से उसे चाकू मार देता है। मौका मिलते ही स्टोनब्रिज लीडर पर गोली चला देता है। कबीले के और सैनिक कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लेयर भागते भागते क्लिनिक वाले लड़के नेम को अपने साथ ले लेती है। लीडर अब भी जिंदा होता है। उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी थी। ग्रांट स्कॉट को छुड़ाने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। रास्ते में स्टोनब्रिज क्लेयर को बताता है कि वो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करता है और क्रॉफर्ड उनका बंदी है, जिसे उन हथियारों के लिए अरेस्ट किया गया है जो वो क्लेयर को छुड़ाने के लिए लाया था। हॉस्पिटल में स्कॉट ग्रांट को बताता है कि हेनरिक के पास पायलट का लाइसेंस है, यानी कि वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। ये सुनते ही ग्रांट हेनरिक के पास पहुंच जाती है, उसे जिंदा रखने की फीस वसूलने। मटाक स्कॉट को मारने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन अपने ही गार्ड को मार बैठता है। हेनरिक से जानकारी लेकर ग्रांट उसके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है। वहां तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को वो बताती है कि वो क्रॉफर्ड के लिए काम करती है। खार्तूम की तरफ लौटते हुए स्टोनब्रिज और क्रॉफर्ड को आर्मी का चेक पॉइंट मिलता है। तभी हाकिम उन्हें बताता है कि दूसरी तरफ से लीडर की फोर्स भी आ रही है। याकूब के साथ गाते हुए वो सब चेक पॉइंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। चेक पॉइंट के पास पहुंचते ही वो फायर खोल देते हैं। इस बार गोलीबारी में क्रॉफर्ड को गोली लग जाती है। क्लेयर अपने पिता की जान बचाने की कोशिश करती है और स्टोनब्रिज उससे लतीफ के जासूस का नाम जानना चाहता है। कबीले के सैनिक उनके करीब पहुंचने लगते हैं। उसी वक्त उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। एक तरफ क्लेयर क्रॉफर्ड की जान बचाने में लगी रहती है, दूसरी तरफ याकूब और स्टोनब्रिज कबीले के सैनिकों पर गोलीबारी जारी रखते हैं। मरते मरते क्रॉफर्ड क्लारा के कान में कुछ कह जाता है। याकूब की गोलियां खत्म हो जाती हैं। गोलीबारी के बीच लीडर स्टोनब्रिज के पास आ खड़ा होता है। तभी वो अपने पैरों के नीचे मिट्टी उड़ते हुए दिखता है। मौका मिलते ही स्टोनब्रिज उसे गोली मार देता है। आखिरकार कर्नल ग्रांट हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच ही जाती है। कर्नल ग्रांट के पूछने पर स्टोनब्रिज उसे बताता है कि मरते मरते क्रॉफर्ड ने उसे नाम दे दिया था। याकूब को उसकी गाड़ी और हाकिम को उसका पिता मिल जाता है। यहाँ से सेक्शन 20 लतीफ के पीछे वियना ऑस्ट्रिया पहुंच जाता है, लेकिन कोसोवो में कुछ ऐसा होता है कि उन्हें अपना मिशन चेंज करना पड़ता है। कोसोवो लिबरेशन आर्मी का एक्स मेंबर हसानी, जो अब एक बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया है, 5 EU ऑफिशियल्स को किडनैप कर लेता है, जिनके बदले वो वियना में कैद अपने कजिन रामा को छुड़ाना चाहता है। हसानी ने उन्हें 6 घंटे की मोहलत दी है। ऑस्ट्रेजेस में एक MI6 का स्पाई भी है, जॉन एलन।
जो क्रॉफर्ड के हिसाब से लतीफ के लिए काम करता है। वो पहले वियना आने वाला था, इसीलिए सेक्शन 20 वियना आया था। स्कॉट को दाल में कुछ काला नजर आता है। एलन के कॉल रिकॉर्ड्स में कर्नल ग्रांट को एक नाम मिलता है, ट्रोजन हॉर्स। रामा को ले जाते हुए रास्ते में 2 राइडर्स उसकी वैन पे बॉम्ब लगा देते हैं। स्कॉट और स्टोनब्रिज उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो दोनों साइनेट खा लेते हैं। एयरपोर्ट पर कर्नल ग्रांट स्टोनब्रिज और स्कॉट को लताड़ती है। अब वो बताते हैं कि रामा उन्हीं के पास है, उनकी कार की डिक्की में। ये स्कॉट की चाल थी। उसे शक होता है कि उनकी हर ऑफिशियल चाल लीक हो रही है। हेलीकॉप्टर में रामा उन दोनों से कहता है कि वो दोनों मारे जाएंगे। स्कॉट उसके मुंह पे टेप लगा देता है। हसानी हॉस्टेजेस को बताता है कि वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं, लेकिन फिर अपनी भाषा में अपने सैनिक से कहता है, मर्दों को क्लिनिक भेजा जाएगा ऑर्गन्स के लिए, जवान औरत को बेच दिया जाएगा और वृद्ध महिला की उन्हें कोई जरूरत नहीं। लैंड होने पर उन्हें अपना यूएस कॉन्टैक्ट मिल जाता है, जो दूसरे एस्कॉर्ट के बारे में पूछता है। स्कॉट कहता है लास्ट मिनट में चेंज हुआ और वो अकेला ही आया है। उनका कॉन्टैक्ट बताता है कि उन्हें आगे अकेले ही जाना होगा, वो उनका बैकअप है। स्टोनब्रिज मीटिंग वाले एरिया में पहले पहुंच जाता है और एक स्नाइपर को मार गिराता है। स्कॉट रामा को लेकर वहां पहुंचता है और सेक्शन 20 को सभी हॉस्टेजेस देखने की पुष्टि करता है। आदेश के अनुसार स्कॉट अपने हथियार तो जीप में रख देता है, लेकिन रामा की बेल्ट में एक बंदूक लगा देता है। एक जगह रुककर स्कॉट सभी हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए कहता है। तभी अचानक रामा के सर पे कोई गोली मार देता है। चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। स्टोनब्रिज अपनी पोजीशन से उन्हें कवर देता है। स्कॉट सभी हॉस्टेजेस को अपने साथ ले लेता है। आसानी के सैनिक स्टोनब्रिज पर गोली चला देते हैं। स्कॉट हॉस्टेजेस को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता है। रास्ते में स्टोनब्रिज भी जीप पर चढ़ जाता है। स्कॉट सेक्शन 20 को हॉस्टेजेस को रिलीज करने की खबर पहुंचा देता है। वहां से सीधा वो यूएस बेस की तरफ निकल जाते हैं, जहां उनका चॉपर आने वाला होता है। सिंक्लेयर अब भी स्कॉट पर शक करता है। रामा के बारे में सुनकर कर्नल ग्रांट चिंतित हो जाती है। अमेरिकन कॉन्टैक्ट के बेस पर पहुंचने पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। कर्नल ग्रांट उन्हें एक दूसरा पॉइंट देती है। स्कॉट बताता है कि उनकी जीप का फ्यूल लगभग खत्म हो चुका है, और जैसा स्कॉट ने बताया था रास्ते में उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। सेक्शन 20 उन्हें बताता है कि उनके पास एक रेलवे लाइन है, जिसको पकड़कर चलते हुए वो अपने अगले पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। जॉन एलन जीप से सबसे आखिर में उतरता है। आसानी हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करने वाली जगह पर पहुंचता है, जहां उसे रामा की लाश मिलती है। ईयू वाले हॉस्टेज ट्रैक पर बढ़ना शुरू करते हैं। हॉस्टेजेस को एक सेफ जगह पर छोड़कर स्टोनब्रिज और स्कॉट आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो अपने रॉन्डेवू पॉइंट तक पहुंच ही जाते हैं, जो हसानी की ही फैसिलिटी है, जहां पर एक ट्रक भी है। भारी सिक्योरिटी के बारे में जानकर कर्नल ग्रांट उन्हें तीसरा ऑप्शन देती है। वो वहां से 25 माइल दूर होता है, लेकिन सेफ। स्कॉट और स्टोनब्रिज वहां सेफ पहुंचने की गारंटी नहीं लेते। आसानी उनकी छोड़ी हुई जीप तक पहुंच जाता है। वो अपने आदमियों को चारों दिशा में छोड़ देता है। स्टोनब्रिज जॉन एलन को कहता है कि उन सबको वहां 10 से 15 मिनट और इंतजार करना होगा। स्कॉट ग्रुप की एक लड़की को रेडियो देता है। वो कहता है कि अगर वो वापस ना आए तो वो रेडियो पर मदद मांग सकती है। वो जगह हसानी की एक ड्रग फैसिलिटी होती है। अंदर एक गार्ड एक महिला वर्कर को दबोच लेता है। स्कॉट और स्टोनब्रिज गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। ट्रक की तरफ बढ़ते हुए लगभग युद्ध ही शुरू हो जाता है, जिसका धमाका हॉस्टेजेस तक पहुंच जाता है। स्कॉट और स्टोनब्रिज ट्रक के काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन सैनिक उसे उड़ा देते हैं। दोनों वर्कर बाहर निकलकर मदद मांगने लगते हैं। फाइनली अमेरिकन कॉन्टैक्ट वहां पहुंच जाता है। अमेरिकन ट्रूप्स का लीडर डोनाहू किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने से मना कर देता है। वो आपको सिर्फ सिनेमा हॉल पर ही मिलेगा। सिंक्लेयर को चॉपर का इंतजाम करने के लिए कहकर कर्नल ग्रांट बाहर निकल जाती है, जहां एक लड़की उसे स्कॉट की फाइल देती है। बीती रात स्कॉट उसके साथ होटल में था। वो लड़की कर्नल ग्रांट की एजेंट थी। डोनाह्यू उन सबको ले जाकर हसानी के हवाले कर देता है। अब ईयू हॉस्टेजेस के साथ स्कॉट और स्टोनब्रिज भी हसानी के होस्टेज बन जाते हैं। अब वो जॉन एलन से सीधी सीधी बात करते हैं। जॉन भी पीछे नहीं हटता। वो बता देता है वो MI6 है। वो ये भी मान लेता है कि वो लतीफ के साथ डील करता है। वो वियना ना जाकर कोसोवो एक लीड के पीछे आया था। वो लतीफ का ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा है। वो स्कॉट के बारे में सब कुछ जानता है। स्कॉट उसका गला दबोच लेता है और वो ट्रोजन हॉर्स बोलता है। तभी एक सैनिक अंदर आ जाता है। आसानी स्कॉट से मिलना चाहता है। डोनाहू के आदेश पर एक यंग सोल्जर कैनेडी ओल्ड लेडी को लेने आता है। आसानी रामा की मौत और अपनी फैसिलिटी की तबाही की वजह से स्कॉट से बहुत नाराज होता है। वो उसे मौत की सजा सुनाता है। वो ये भी कहता है कि जवान औरत का बहुत बुरा हाल होने वाला है। कैनेडी ओल्ड लेडी पर बंदूक तानता है और
और सेल में उन सबको गोली चलने की आवाज आती है। वियना में सेक्शन 20 को डोनोवू से खबर मिलती है कि उनके आदमी और हॉस्टेजेस गायब हैं। आसानी के एम्बुश की वजह से वो उन तक पहुंच नहीं पाए। एक हॉस्टेज अपनी जान के बदले हसानी को स्कॉट के बारे में सब कुछ बता देता है। बदले में हसानी उसको गोली मार देता है। उसे गद्दार पसंद नहीं। उन सबको उस आदमी की लाश के साथ एक ट्रक के पीछे बंद कर दिया जाता है। रेफ्रिजरेशन ऑन कर दिया जाता है और जाते जाते कैनेडी जबरदस्ती एक सुवेनियर छोड़ जाता है, जिसके अंदर से एक बंदूक और मैसेज निकलता है। ओल्ड लेडी जिंदा है और 500 मीटर की दूरी पर आपको मिलेगी। स्कॉट ड्राइवर और उसके साथी को गोली मार देता है। ट्रक अनियंत्रित होकर पलट जाता है। कैनेडी की बताई हुई जगह पर स्टोनब्रिज को वृद्ध महिला मिल जाती है। साथ ही उसे कुछ और बंदूकें भी मिल जाती हैं। ड्राइवर के जरिए उन्हें हसानी के खुफिया अड्डे का भी पता चल जाता है। तभी कुछ गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। उन सबको आगे भेजकर स्टोनब्रिज वहीं रुक जाता है। ईयू का एक ऑफिशियल जानना चाहता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। स्कॉट बताता है बाकी के होस्टेजेस को लेने, और उनको लेने के बाद वो एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर जाएंगे। वो आदमी एक पॉलिटिशियन होता है। स्कॉट उसके स्वार्थ से बहुत नाराज हो जाता है। बाकी दो होस्टेजेस भी स्कॉट का ही साथ देते हैं। एक ट्रक में बहुत सारी लड़कियां होती हैं। ड्रग फैक्ट्री वाली लड़की ईयू होस्टेज को बताती है कि उन सब लड़कियों को उनके गांव से किडनैप किया गया है। उन सबको नशे की लत लगाकर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाएगा। चलते चलते वो एक माइनफील्ड में फंस जाते हैं। स्कॉट ने ट्रक ड्राइवर का फोन ले लिया था, जिस पर सिग्नल आ जाता है। वो सीधे सेक्शन 20 को कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि उसका स्टोन ब्रिज से इस समय कांटेक्ट नहीं है और वो एक माइनफील्ड में है। सेक्शन 20 कंट्रोल रूम से उसकी मदद करने की कोशिश करता है। कैंप से छुड़ाया हुआ उनका एक साथी पागलों की तरह भागता हुआ फील्ड में से निकल जाता है। उसको देखकर पॉलिटिशियन मैनिंग पागलों की तरह पीछे भागता है और एक माइन पर पैर रख देता है। स्कॉट के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। जॉन एलन और लड़कियां हसानी के दूसरे कैंप में पहुंच जाते हैं। स्टोनब्रिज की बीवी उससे मिलने वियना पहुंच जाती है। वो चाहती है कि उनके बच्चे के खातिर स्टोनब्रिज सेक्शन 20 को छोड़ दे। कर्नल ग्रांट स्टोनब्रिज की मौत की पुष्टि नहीं करती। डोनोवू भी कैंप पे पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे लतीफ भी। एलन को लतीफ से मिलाया जाता है। वो पूछता है उसे ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ। हसानी उसे $20 मिलियन देता है। बदले में लतीफ उससे एक डिवाइस मांगता है। स्कॉट कैंप में दाखिल हो जाता है। स्कॉट कैंप में मिले एक्सप्लोजिव्स को जगह जगह लगाना शुरू कर देता है। एलन उन्हें डिवाइस की जगह डी इंक्रिप्शन कोड लिख कर दे देता है और हसानी उसे गोली मार देता है। स्कॉट एलन के फोन को अपने ताबे में ले लेता है। इससे पहले कि स्कॉट एलन से सभी सच उगलवा सके, वो दम तोड़ देता है। सैनिक लड़कियों को बांटना शुरू कर देते हैं। स्कॉट एन मौके पर आकर ईयू वाली लड़की को बचा लेता है। इसके बाद वो लड़की को रिमोट के बटन दबाने को बोलता है, जिससे चारों तरफ विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं। अगला नंबर लगता है डोनाह्यू का। अब कैनेडी बताता है कि वो आर्मी पुलिस है। वो 3 महीने से डोनाह्यू पे नजर रखे हुए था। रामा को CIA ने मारा था। स्कॉट उससे स्टोनब्रिज के बारे में पूछता है और हम पहुंच जाते हैं हसानी की ऑर्गन एक्सट्रैक्शन क्लिनिक में, जहां स्टोनब्रिज घायल हालत में एक स्ट्रेचर पर पड़ा होता है। लतीफ ने रामा को रिलीज करवाने के ऑर्डर नहीं दिए थे। ऐसा करके हसानी ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस को अपने पीछे लगा लिया था, जिसकी सजा लतीफ उसे देता है। स्टोनब्रिज को छटपटाता हुआ देखकर उसे गैस देने की तैयारी की जाती है, लेकिन वो उठ खड़ा होता है। नर्स इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। वो क्लिनिक से बाहर निकल आता है, जहां उसे स्कॉट मिलता है। एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ जाते हुए उनकी बस को रोक दिया जाता है। वो सोल्जर्स अमेरिकन होते हैं और स्कॉट की एक्सेंट को पहचान लेते हैं। स्टोनब्रिज की आंख वियना के एक हॉस्पिटल में खुलती है। स्टोनब्रिज की बीवी उससे मिलने आती है और स्कॉट ट्रोजन हॉर्स की गुत्थी को सुलझाने में लग जाता है। स्टोनब्रिज की बीवी उसे अपना अल्ट्रासाउंड दिखाती है और उसे अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देती है। कंट्रोल रूम में जॉन एलन के डिवाइस को खोला जाता है। सिंक्लेयर मानता है कि उसी ने जॉन पोर्टर को लतीफ को दिया था। सेक्शन 20 के कंट्रोल रूम में ग्रांट की फाइल डी इंक्रिप्ट हो जाती है। स्टोनब्रिज की बीवी उसे अल्टीमेटम दे देती है, उसे चुनना होगा सेक्शन 20 और उसके बीच में। स्टोनब्रिज ने कोसोवो में डॉक्टर मुलोवा को लतीफ के साथ जाते हुए देखा था। जॉन एलन की ईमेल्स के IP एड्रेसेस को चेक करते हुए सेक्शन 20 को डॉक्टर मुलोवा का लोकेशन मिल गया था। उसका होम टाउन चेचनिया के साउथ में था। उनका मानना है कि लतीफ भी वहां उसके साथ होगा, एक सीक्रेट बंकर में। सेक्शन 20 जॉर्जियन आर्मी की मदद लेगा और वो बेस चेचनियन रेबल्स के अंडर आता है। स्टोनब्रिज और स्कॉट अपनी टीम के साथ खुफिया बंकर में दाखिल हो जाते हैं। उस बंकर में उन्हें कुछ नहीं मिलता।
लेकिन फिर एक पैनल के पीछे उन्हें एक खुफिया दरवाजा मिलता है। स्कॉट और स्टोनब्रिज का सेक्शन 20 के साथ कनेक्शन टूटने लगता है। वो दोनों नीचे तहखाने में उतर जाते हैं। बंकर के ऊपरी हिस्से में टाइम बॉम्ब लगा होता है। जैसे ही जॉर्जियन फोर्सेस कंप्यूटर्स उठाते हैं, वो बम फट जाता है। स्टोनब्रिज और स्कॉट तहखाने में फंस जाते हैं बिना कम्युनिकेशन के। तहखाने में बढ़ते हुए स्कॉट स्टोनब्रिज को बताता है कि मरने से पहले जॉन एलन ने उसे बताया था कि पोर्टर से उसका कोई लेना देना नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्हें फाइनली 2 सैनिक मिलते हैं और बहुत सारा कैश और साथ ही एक लेबोरेटरी जिसमें और चीजों के साथ बॉम्ब भी होता है। सेक्शन 20 को फाइनली उस बंकर की पूरी इमेज मिल जाती है। वो एक सोवियत ईरा का बंकर था। उसके साइज को देख के अंदाजा लगाया जाता है कि उसमें न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स को रखा जाता था। ऊपर आने पर उनकी कम्युनिकेशन भी रिस्टोर हो जाती है। तभी उन्हें बाहर गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है। कंट्रोल रूम में उन व्हीकल्स की ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। कर्नल ग्रैंट उन दोनों को उन व्हीकल्स का पीछा करने को कहती है। डॉक्टर मुलोवा और लतीफ साउथ चेचनिया की एक बिल्डिंग में होते हैं। स्कॉट और स्टोनब्रिज उन गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। सिंक्लेयर कर्नल ग्रैंट को स्कॉट और स्टोनब्रिज को उस बिल्डिंग में भेजने से मना करता है क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत से सिविलियन भी हैं। बिल्डिंग के अंदर कुछ नौजवानों का चेकअप किया जा रहा होता है। लतीफ के गार्ड्स को एक अनजान गाड़ी पर शक होने लगता है और तभी कर्नल ग्रैंट उन्हें गो हेड दे देती है। उन दोनों पर भारी फायरिंग होने लगती है। सिंक्लेयर उनके बैकअप की तैयारी में लग जाता है। जॉर्जियन कमांडर के नाम मानने पर सिंक्लेयर उन्हें धमकाने लगता है। स्कॉट और स्टोनब्रिज एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में फंस जाते हैं। फाइनली जॉर्जियन फोर्सेस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चेचियन रेबल उन दोनों के काफी करीब आने लगते हैं। जॉर्जियन फोर्सेस अब भी हेलीकॉप्टर में ही होती हैं। जॉर्जियन फोर्सेस उन दोनों को वहां से ऐन मौके पे निकालने में कामयाब हो जाती हैं। रशियन लैब में मिले बॉम्ब की सेक्शन 20 के कंट्रोल रूम में इंस्पेक्शन होती है। डेटा एनालिस्ट बताती है कि जॉन पोर्टर ने अपनी लास्ट रिपोर्ट में ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया था। कर्नल के अलावा वो रिपोर्ट सिंक्लेयर ने देखी थी। सिंक्लेयर बताता है कि वो एक गैस एक्सप्लोजिव है और उससे होने वाले डैमेज का ग्राफिक भी दिखाता है। स्टोनब्रिज की बीवी अपने बच्चे के खातिर उसे छोड़कर चली जाती है। ग्रैंट की भेजी हुई ऑफिसर गलती कर बैठती है और स्कॉट को उसकी असलियत पता चल जाती है। बॉम्ब के बाद अगला नंबर आता है पासपोर्ट्स का। उसी वक्त स्कॉट वहां आकर पूछता है कि ग्रैंट उसकी जासूसी क्यों कर रही है, जबकि कंट्रोल रूम का ही कोई गद्दार उनके सीक्रेट्स को आउट कर रहा है। लैब में मिले पासपोर्ट्स के बैच में से एक पासपोर्ट एक एयरपोर्ट पर रडार पर आ जाता है। स्कॉट स्टोनब्रिज को कहता है कि उसे अपने बीवी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। स्टोनब्रिज कहता है कि वो ऐसा जरूर करेगा, लेकिन मिशन के खत्म होने पर, और इस मिशन को खत्म करने के लिए उसको स्कॉट के साथ की जरूरत है। उन दोनों को जॉन पोर्टर का कर्ज उतारना है, लतीफ को सजा दिलवाकर। और तभी यूरोप के एक दूसरे एयरपोर्ट पर एक दूसरा पासपोर्ट भी रडार पर आ जाता है। लतीफ के रिक्रूट्स अलग अलग दिशा में फैल रहे थे। न्यूज रिपोर्ट के जरिए सेक्शन 20 को हंगरी में होने वाली समिट के बारे में पता चलता है। ये रिक्रूट्स अलग अलग दिशा से वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लतीफ के रिक्रूट हंगरी में डॉक्टर मुलोवा के पास पहुंच जाते हैं। हंगेरियन अथॉरिटी सेक्शन 20 को थैंक यू बोलता है, लेकिन बताता है कि सिक्योरिटी के लिए उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं। कर्नल ग्रैंट कंट्रोल रूम को बुडापेस्ट में शिफ्ट करने का ऑर्डर देती है। बुडापेस्ट में पासपोर्ट वाले सस्पेक्ट्स की ट्रैकिंग शुरू हो जाती है और उनकी ट्रैकिंग के जरिए मोलोवा की क्लिनिक भी डिटेक्ट हो जाती है। स्टोनब्रिज और स्कॉट क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मोलोवा किसी को बताती है कि उनका काम पूरा हो गया है। वो आदमी उसे गोली मार देता है और फैसिलिटी को आग लगाने लगता है। स्कॉट उस आदमी के पैर पे गोली मार देता है। स्टोनब्रिज उसके पीछे भागता है और हमें 2 और गोलियों की आवाज आती है। स्कॉट सेक्शन 20 के कंट्रोल रूम में अकेला पहुंचता है। कर्नल ग्रैंट जानना चाहती है कि उन्होंने कम्युनिकेशन क्यों तोड़ा और स्टोनब्रिज कहां है। स्टोनब्रिज क्लिनिक वाले आदमी को अपने साथ लेकर आता है। उस आदमी का सर ढका होता है। वो आदमी लतीफ होता है। ग्रैंट लतीफ को गोली मारना चाहती है, लेकिन सिंक्लेयर उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, हजारों बेगुनाह आम नागरिकों की जान बचाने के लिए लतीफ का प्लान जानना जरूरी है। लतीफ को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जाती है। टारगेट 2 को एक ब्रीफकेस के साथ मेट्रो स्टेशन पर देखा जाता है। ग्रैंट स्टोनब्रिज और स्कॉट को शूट टू किल का ऑप्शन दे देती है। स्टोनब्रिज को लतीफ का ढाल बनना अजीब लगता है। लतीफ का ट्रांसमीटर कंट्रोल रूम के बाहर पड़ा होता है। बुडापेस्ट में वर्ल्ड सिक्योरिटी समिट का आयोजन हो रहा होता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी भी एक मेन मुद्दा होता है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जनरल अकमल रमीज भी समिट के लिए पहुंच जाता है। कर्नल ग्रैंट बॉम्ब लेके लतीफ से पूछताछ करने पहुंच जाती है। वो लतीफ को बताती है कि वो उसके दोनों बॉम्बर्स को ट्रैक कर रहे हैं। लतीफ का एक बॉम्बर पैलेस के पास पहुंच जाता है और दूसरा
मेट्रो से उतर जाता है। स्टोनब्रिज और स्कॉट ब्रीफकेस वाले टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेट्रो से उतरकर वो सबवे पर चढ़ जाता है। वो सबवे नदी के नीचे से पास होता है। लतीफ कर्नल ग्रांट को दिल्ली के बारे में टॉन्ट मारता है। ब्रीफकेस वाला टारगेट सबवे से उतरकर अब ट्रैम पर चढ़ जाता है। स्टोनब्रिज और स्कॉट भी उसके पीछे पीछे ट्रैम पर चढ़ जाते हैं। सिंक्लेयर स्कॉट से कहता है कि अगर उसके पास चांस है तो वो बॉम्बर को गोली मार दे। स्कॉट बताता है कि ट्रैम भरी हुई है। स्कॉट उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन एक औरत उसकी बंदूक देख लेती है और चिल्लाने लगती है। बॉम्बर मुड़ता है तो स्टोनब्रिज उसे घेर लेता है। अफरा तफरी में बॉम्बर अपने मोबाइल तक पहुंच जाता है और टाइमर को ऑन कर देता है। स्टोनब्रिज सावधानी से ब्रीफकेस खोलता है जो खाली होता है। स्कॉट को बॉम्बर की शर्ट पर खून नजर आता है। शर्ट उठाने पर उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब उसकी बॉडी के अंदर है। स्कॉट और स्टोनब्रिज ट्रैम और उसके आसपास के एरिया को क्लियर करवा देते हैं। ट्रैम के अंदर बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब की गैस ट्रैम के अंदर ही फंसकर रह जाती है। दूसरा बॉम्बर निरंतर पैलेस की तरफ बढ़ता रहता है। बॉम्ब की खबर मिलते ही हंगेरियन सिक्योरिटी अथॉरिटीज डेलीगेट्स को पैलेस से इवैक्यूएट कराना शुरू कर देते हैं। मेजर सिंक्लेयर कर्नल ग्रांट को बॉम्ब के बारे में बता देता है। जनरल रमीज को समिट के रास्ते में किडनैप कर लिया जाता है। लतीफ ग्रांट से कहता है कि वो जो भी कर रहा है अपने देश के लिए कर रहा है। क्या ग्रांट ने स्कॉट को बताया कि उसको फंसाने में उसका हाथ था और वो ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स की पार्ट थी। लतीफ के ट्रांसमीटर को फॉलो करते हुए उसकी फोर्स कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है और कंट्रोल रूम पर अटैक कर देती है। अटैकर्स की एक टुकड़ी सीधे लतीफ के ले जाती है। सार्जन रिचमंड के कंधे पर गोली लग जाती है। फिर भी वो और मेजर सिंक्लेयर जमकर आतंकियों का सामना करते हैं। स्कॉट और स्टोनब्रिज एन मौके पर आकर मोर्चा संभाल लेते हैं। लतीफ कर्नल ग्रांट को बंधक बनाकर ले जाता है। स्कॉट एक बार फिर से सिंक्लेयर पर शक जताता है तो वो उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देता है। वो कहता है कि वो गद्दार नहीं है। तभी हंगेरियन अथॉरिटीज भी कंट्रोल रूम पे पहुंच जाते हैं। उन्हें सस्पेक्ट बॉम्बर की पिक्चर मिल जाती है। पूछने पर स्टोनब्रिज बताता है कि वो उसे भीड़ में भी पहचान लेगा। हंगेरियन अथॉरिटीज उसे टेक्निकल सपोर्ट देने को तैयार हो जाते हैं। कर्नल ग्रांट को ढूंढने की गुत्थी रिचमंड सुलझा देती है। लतीफ की ड्रेसिंग करते हुए उसने उसमें एक ट्रांसमीटर छुपा दिया था। सिंक्लेयर स्कॉट को लतीफ के पीछे भेज देता है। लतीफ के आदमियों ने ही जनरल अकमल रमीज को अगवा किया था। अब वो कर्नल ग्रांट के सामने बैठा होता है। ग्रांट लतीफ को धुतकारती है कि एक आदमी के लिए उसने हजारों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। लतीफ उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों ट्रोजन हॉर्स को भूल गए जिसमें उन दोनों की मुख्य भूमिका थी। अब हमें पता चलता है कि इराक को फंसाने के लिए एटैट और पाकिस्तानी आर्मी को चूज किया गया था, केमिकल वेपन्स को ले जाकर इराक में प्लांट करने के लिए। लतीफ के ट्रांसमीटर को फॉलो करता हुआ स्कॉट उनकी तरफ बढ़ता जाता है। रमीज कहता है कि उनकी देश की जनता का वेस्टर्न एलाइज से विश्वास न उठ जाए, इसलिए ट्रोजन हॉर्स जरूरी था। लतीफ बताता है कि जब एन मौके पर प्लान को बदल दिया गया था और एटैट को उन वेपन्स को गायब करने के ऑर्डर दे दिए गए थे तो वो अपने टास्क में चूक गए, इसीलिए आज वो वेपन्स लतीफ के पास हैं। वो कहता है अगर रमीज पावर में आ गया तो वो उनके न्यूक्लियर वेपन भी वेस्टर्न अलाइज को दे देगा। दूसरी तरफ स्टोनब्रिज पैलेस पहुंच जाता है। लतीफ चाहता है कि जनरल रमीज ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स के बारे में इकबालिया बयान दे ताकि वो कभी प्रेसिडेंट न बन पाए। वो सत्ता ऐसे लीडर के हाथ में चाहता है जो वेस्टर्न अलाइज के खिलाफ भी न्यूक्लियर वेपन यूज करने में ना घबराए। जब रमीज इनकार कर देता है तो लतीफ उसे दूसरे बॉम्बर के बारे में बताता है जिसके शरीर में रमीज के छुपाए हुए केमिकल बॉम्ब का ही अंश है। ग्रांट कहती है उसके आदमी उस बम को फटने नहीं देंगे। ग्रांट को तोड़ने के लिए लतीफ बताता है कि जॉन पोर्टर को उसके हवाले रमीज ने किया था। रमीज कहता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जॉन पोर्टर को केमिकल वेपन्स और ट्रोजन हॉर्स की भनक लग गई थी। लतीफ रमीज से कहता है कि कर्नल ग्रांट भी दूध की धुली हुई नहीं है। जब जॉन पोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया था तो क्या ग्रांट ने उसे बताया कि वो उस ऑपरेशन का पार्ट थी? लतीफ आगे कहता है कि इतना ही नहीं, उसने अपने सेक्शन 20 के सभी नजदीकी सहयोगियों को ट्रोजन हॉर्स के बारे में क्यों नहीं बताया? कर्नल ग्रांट कहती है क्योंकि वो शर्मिंदा थी। लतीफ कहता है कि उसकी चुप्पी ने उसी के मिशन को सैबोटाज कर दिया था। स्टोनब्रिज पैलेस की भीड़ में दूसरे बॉम्बर को पहचान लेता है।
बॉम्बर एक महिला को अपनी ढाल बना लेता है। रमीज अपना बयान रिकॉर्ड करने से मना कर देता है, लेकिन ग्रैंट तैयार हो जाती है। लतीफ रमीज को गोली मार देता है। स्टोनब्रिज बॉम्बर को याद दिलाता है कि वो महिला गर्भवती है। बॉम्बर अपना मोबाइल नीचे रख देता है और महिला को छोड़ देता है। महिला के रिलीज होते ही सिक्योरिटी फोर्स उसे गोली मार देती है। अब लतीफ ग्रैंट को अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। स्कॉट उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। ग्रैंट अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। कन्फेशन रिकॉर्ड होते ही लतीफ दूसरे बम का टाइमर ऑन कर देता है। स्टोनब्रिज मरे हुए बॉम्बर के शरीर में से उस बम को निकालने लगता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। सिंक्लेयर कहता है कि उसे अर्थ वायर कट करनी होगी। स्टोनब्रिज पूछता है वो किस रंग की वायर है। कलर को लेके सिंक्लेयर श्योर नहीं होता। सिंक्लेयर के ग्रीन बोलने से पहले स्टोनब्रिज ग्रीन वायर काट देता है। स्टॉपवॉच 0 पर जाकर रुक जाती है, लेकिन बॉम्ब नहीं फटता। ग्रैंट अपने कन्फेशन के साथ सेक्शन 20 के लिए भी मैसेज छोड़ देती है। स्कॉट लतीफ के सिक्योरिटी गार्ड को मार गिराता है। उसके गिरने की आवाज को सुनकर लतीफ ग्रैंट को अपनी ढाल बना लेता है। लतीफ भूल जाता है कि कर्नल ग्रैंट के पास उसका एक बॉम्ब था। ग्रैंट लतीफ की बंदूक से ही उस बॉम्ब को उड़ा देती है। कर्नल ग्रैंट की शोक सभा के बाद स्टोनब्रिज ट्रोजन हॉर्स की फाइल में देखता है कि स्कॉट को सेक्शन 20 के लिए अप्रूव कर दिया गया था। ग्रैंट पोर्टर को तो नहीं बचा पाई, लेकिन स्कॉट को उसने दूसरा चांस दिला दिया था और स्टोनब्रिज अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के पास जाने को तैयार था।